चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज के मैनेजिंग एडिटर कुर्बान अली साहब। कुर्बान साहब, आपका स्वागत है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश पेडनेकर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सतीश जी, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस नेता सत्यावेद हमारे साथ हैं। सत्या जी, आपका भी स्वागत है। कुर्बान साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत गडकरी साहब की कंपनी और जिस तरह से एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, गडकरी साहब पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो जांच करवाएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया, इससे क्या कहेंगे आप? ये विद मैच्योर रिएक्शन कहेंगे या इसमें इस सियासत में एक बड़ी सियासत दिख रही है? सियासत कुछ नहीं है, सीधा साफ स्पष्ट संकेत है। अभी जैसा राशिद अल्वी साहब कह रहे थे, उसके पहले उनके नेता दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि साहब इस खेल की कुछ मर्यादाएं रख लीजिए और फैमिली मत खेलिए और निजी आरोप नहीं लगाइए, हम भी नहीं लगाएंगे, आप भी मत लगाइए। और जो एक नेक्सस बना हुआ है तमाम राजनीतिक दलों का, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे सत्ताधारी पार्टियां हो, चाहे वो सत्ता में रही हो, ये 2004 से तो बहुत स्पष्ट रूप से सारी चीजें दिखती चली आ रही हैं। जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी तो रंजन भट्टाचार्य के खिलाफ एक पूरी आयोग बना था और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। परंजय गुहा ठाकुर का वरिष्ठ पत्रकार भी उसमें शामिल थे। सीपीएम के मुख्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन अगले दिन ही दबा दी गई और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि साहब ये वाजपेयी परिवार का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, और वो दबा दिया गया मामला। अब वो फिर उखड़ रहा है, खुल रहा है। कुर्बान साहब, क्या तो ये कहा है कि तो मैच पहले से फिक्स चल रहा है, यानी 2004 से फिक्स चल रहा है? कोई नई बात। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा कोई कारनामा है वो ये कि उसने इस नेक्सस को मीडिया के सामने उजागर करने की कोशिश की है। वो नेक्सस सामने आता जा रहा है और उसमें जिस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं लोगों के, जिनके हाथ सने हुए हैं, वो जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, वो भी आपके सामने आ रहे हैं। और ये बड़ा आसान है कि साहब जांच कर लीजिए। अरे जांच प्राइमा फेशी दिख रहा है, परत दर परत बकी उदाहरण है कि आपने कितनी फर्जी कंपनियां बनाई, अपने ड्राइवर को उसमें डायरेक्टर बनाया, अपने परिवार के लोगों को बनाया, और जो लोग बनाए हुए हैं वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। मुंबई से जांच हुई है तो इसमें प्राइमा फेशी एस्टैब्लिश हो रहा है। जाहिर है कि क्या कहेंगे, अब ये तो कहेंगे नहीं कि हमारी जांच मत कराइए, इससे तो और ज्यादा शुभा पैदा होगा। तो ये कहकर के डायल्यूट करने की कोशिश है। लेकिन कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस पर जांच शुरू की है। मुझे लगता है कि जैसी FIR दर्ज होगी, 3-4 दिन का समय गडकरी साहब को दिया गया है, तो संघ परिवार और उनकी पार्टी भी उनको ज्यादा डिफेंड करने वाले नहीं है। अभी भी ज्यादा डिफेंड नहीं किया है, पहले दिन किया था। उसके बाद से ये कहा गया कि साहब वो तो खुद चुके जांच के लिए सामने आ गए, पार्टी उसको एंडोर्स करती है। जी ऑफिशियल लाइन। सर साहब, जिस तरह से कुर्बान साहब ने कहा कि ये इस तरह का जो खेल जो चल रहा है कि हाँ, ये एक तौर पर घोषित तौर पर कह दिया गया है कि साहब इस खेल की कुछ मर्यादा रखी जाए, फैमिली ना खेला जाए। लेकिन सवाल ये है कि देश की जनता के साथ सीधे तौर पर धोखा, और आप किस तरह से देखते हैं उस खेल को? देखिए, मुझे ये जो सारा भ्रष्टाचार विरोध का आधा जो ड्रामा दिखाई देता है, तो एक ही शेर याद आता है, हर शाख के उल्लू कहते हैं अनजाने गुलिस्ता क्या। जी, नेताओं में भी जो है भ्रष्ट हैं, औद्योगिक घरानों में भी भ्रष्ट हैं जी, और उससे बड़ी बात यह है कि मीडिया के घरानों में भी बहुत भ्रष्ट हैं। जी, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी विश्वसनीयता क्या है, जी, उन पर भी आरोप लगते रहे हैं। जो अखबार आरोप गडकरी पर लगा रहा है, उनके चेयरमैन पर खेरा के उल्लंघन का आरोप लगा था। उन पर राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान ठेके लेने की बात कही गई थी और जब ठेके नहीं मिले तो उन्होंने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। फिर अब उनके आज अमेरिका की पत्रिका जो है, एक न्यूयॉर्कर, उसने जो है इस अखबार पर आरोप लगाए हैं कि यहाँ की हर खबर बिकाऊ है या यहाँ पर खबरें बिकाऊ हैं। तो अब जब खबरें उस अखबार की बिकाऊ हैं, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, तो उसकी इस खबर को कैसे विश्वसनीय मान लें, ये हमें बताया जाए। खबर जो है वो ईमानदारी से छप रही है कि नहीं, उसके पीछे पवित्रता है कि है, उसके पीछे मंशा सही है कि नहीं, किसी ने ये प्लांट तो नहीं करवाई है, किसी ने पैसे देकर वो जगह तो नहीं खरीद दी है। इस बात के बारे में जब मीडिया में और सब जगह छप रहा है, तो उस अखबार की विश्वसनीयता को कैसे, मैं कह रहा हूँ सही कर रही है कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अखबारों की विश्वसनीयता अगर खत्म होगी, हमने क्या लगता है कि इनकी खबर पढ़ के सबके वचन आ रहा है, इसमें भी उठाने पड़ेंगे। सत्यावेद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या एक सवाल पहले आपसे कि अगर किसी शख्स को, किसी के
आपको याद हो। जी हाँ, बिल्कुल, दाढ़ी वाला। उसमें नारायण दत्त तिवारी का भी नाम था, उसमें माधवराव सिंधिया का भी नाम था, उसमें नीति शुक्ला का भी नाम था, अडवाणी साहब का भी नाम था, शरद यादव का भी नाम था। वो राजनीतिक दलों की सीमाएं टूट गई थी और वो कोई स्पॉन्सर नहीं था। वो खुल गया इसलिए कि जांच एजेंसियां उस बात में जांच कर रही थी कि अयूब ठाकुर नाम का एक आदमी लंदन में बैठा हुआ कश्मीरी आतंकवादियों को पैसे भेजता था। उसका जो कंड्यूट दिल्ली में था शाहरुद्दीन गौरी, वो जामा मस्जिद इलाके में जब पकड़ा गया तो उसके पास से जो जानकारी मिली उसके आधार पर जैन बंधुओं ने छापेमारी से पूरा देश जानता है कि जैन बंधु जो थे वो ऊर्जा मंत्रालय के ठेके लेते थे और सारे राजनीतिक दलों को रिश्वत दे करके वो ठेके हासिल करते थे और किस किस व्यक्ति को कितने कितने पैसे दिए उसकी डायरी में वो पूरा ब्यौरा मिला। अडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा, मदन लाल खुराना को इस्तीफा देना पड़ा और एक ऐसा मजबूत केस निकल करके आया जो देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ था मामला। और उसमें से 3 लोगों ने टेलीविजन चैनल पे, राजेश पायलट ने, शरद यादव ने और एक और व्यक्ति ने चैनल पे ये कैमरे में स्वीकार किया कि हाँ हम राजनीतिक व्यक्ति है, हमें लोग चंदा देने आते हैं, हमने चंदा लिया, ये पैसा आया था। शरद यादव ने तो कहा कि मुझे तो चिमन भाई पटेल लेकर के किसी आदमी को आए थे तो उसने दिया था। ये एक्सेप्टेंस हो जाने के बावजूद अडवाणी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्हें पैसा मिला है और उस मुकदमे को डाइल्यूट किया गया। उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, उसमें जनता दल भी शामिल था और जो छोटे दलों के नेता थे वो भी उसमें शामिल थे और उस केस को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि ये जैन की जो हवाला डायरियां हैं इनको अकाउंट बुक नहीं माना जा सकता। क्या मजाक है साहब। और जिस आदमी ने वो जजमेंट दिया था उसको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और देखिए को कैसे होता है, किस तरह से न्यायाधीशों तक को भी रिश्वत दी जाती है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण वो जैन हवाला कांड था। और उसके बाद से लेकर के 10 उदाहरण अभी मैं गिना सकता हूँ। अभी ये जो कोयला आवंटन का मामला हुआ, यदि क्यों बीजेपी ने चर्चा नहीं होने दी, क्योंकि उनके मुख्यमंत्रियों के पत्र सरकार के पास मौजूद थे। संसद में चर्चा होती तो यूपीए सरकार कहती कि मान्यवर आप ही लोगों के मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि इस नीति को जारी रखा जाए। उनके हाथ चले हुए थे, इनके हाथ चले हुए थे, दोनों में नूरा तुष्टि हुई, पार्लियामेंट का सेशन नहीं हुआ। अब 22 नवंबर को होने वाला है। अब हमको देखना होगा कि क्या ये दोनों पार्टियां, जो सरकारी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल, ये किस रूप में इनका चेहरा सामने आता है। बिल्कुल पेडनेकर साहब, आपका क्या कहना है? इस चर्चा के आखिरी दौर में हम लोग हैं। क्या लगता है आपको इन तमाम सियासी पार्टियों में जिस तरह से अब जो पिछले, अगर हम बात करें पिछले 15-20 दिन के अंदर जो माहौल बना, उसके बाद ये बात सामने आ रही है कि हाँ कि एक तरह की अघोषित अंडरस्टैंडिंग तमाम सियासी पार्टियों के बीच में है कि साहब हम एक दूसरे के व्यापारिक हितों को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो देखिए ये चीजें तो बहुत साफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो है वो केजरीवाल के आने से ही लोगों को पता चलती रही है और पहले भी ये होता रहा है। इसके दसियों उदाहरण हैं। और जो पहले भी बात उठाई आपने कि रंजन भट्टाचार्य के खिलाफ जो है किसी तरह की जांच नहीं की गई, तो ये अपने आप में ये इस बात का सबूत था कि जो है वो कांग्रेस नहीं चाहती थी या एक सीमा रेखा बनाए रखना चाहती थी जिससे आगे वो नहीं जाना चाहती थी। ये बहुत स्पष्ट है। पर लेकिन एक बात यह है कि हमारे पास में जब तक भ्रष्टाचार को आखिरी सिरे तक पहुंचाकर अपराधी को दंड देने की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है। और वो व्यवस्था हमारे पास में नहीं है। जब तक जांच की व्यवस्था और जो है ऐसी जुडिशरी जो एक निश्चित समय के अंदर जो है कुछ कर सके, कुछ सजा दे सके लोगों को। आजकल जो है वो 3-3 साल तक मुकदमे चलते न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना नहीं होता, कुछ नहीं कर। जी जी सत्या जी, बिल्कुल संक्षेप में आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस पूरी चर्चा में, वक्त कब है? देखिए ऐसा है, भ्रष्टाचार जो है इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत भयानक कैंसर है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। और किसी के भी ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो आरोप में अगर सत्यता है तो उसमें कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरी बात, हमें जनता में अपनी विश्वसनीयता कायम, सभी राजनीतिक दलों को एक राष्ट्रीय सोच के तहत अपनी विश्वसनीयता समाज में और देश में कायम रखनी पड़ेगी, तभी इस देश का लोकतंत्र आगे बढ़ चल सकेगा। जी श्री कुर्बान साहब, आपका फाइनल कमेंट। हमारे तमाम सियासी नेता, तमाम सियासी पार्टियां जो कुछ भी करती हैं, बयानबाजी से सब कुछ देश हित के लिए करती है, लेकिन ये इस अंडरस्टैंडिंग पर क्या कहेंगे आप? तक से सहमत नहीं हूँ कि साहब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो दोषियों को सजा होती है। बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए कैमरे पे पकड़े गए, उन्हें सजा हुई, वो शायद अभी जेल में है या जमानत में गया, लेकिन सजा हुई और जेल गए। जी बिल्कुल।
अब ये सिलसिला शुरू हुआ है और जिस सीबीआई पर आरोप लगता है कि वो पक्षपात करती है, सत्ताधारी दलों को लाभ पहुंचाती है, उसकी निगरानी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब वो जांच करेगी तो 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, चाहे CWG का मामला हो और चाहे दूसरे मामले हो, वो सच आएगा सामने। आपको याद होगा आज से 15 साल पहले जब जुडिशियल एक्टिविज्म नाम की चीज चली थी और सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक फैसले सुनाए थे, जस्टिस JS वर्मा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, बहुत सारे मामले खुले थे, लेकिन उसको कवर अप करने की कोशिश की गई क्योंकि हमारा जो राजनीतिक तंत्र है वो इतना गल और सड़ गया है कि वहां और पैसे का इतना बोलबाला हो गया है और परिवारवाद उस पर हावी हो गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कश्मीर से कोई मत तक सिर्फ एक नारा है हर राजनीतिक दल का, लव मी एंड लव माई लॉर्ड, यानी मेरे और मेरे बच्चों को प्यार करो, इन्हीं को सत्ता दो और दूसरे किसी को सत्ता मत दो। इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है। जी कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सतीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।